नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th क्षितिज भाग गद्य खंड का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय से। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो स्वयं जी प्रकाश जी का जन्म कब हुआ? तो 1947 में हुआ। और कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। आगे बता रहे हैं इन्होंने किसमें पढ़ाई की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की। और स्वयं प्रकाश जी का जो बचपन व नौकरी का जो बड़ा हिस्सा है वह कहाँ बीता? तो राजस्थान में बीता, मतलब इन्होंने राजस्थान में नौकरी की। फिलहाल स्वैच्छिक सेना निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। और अभियाल क्या है? अपनी इच्छा से सेवा निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट लेकर के ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। और वसुधा नाम की जो पत्रिका निकलती है उसके संपादन का कार्य यही करते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और 8वें दशक में उभरे जो स्वयं प्रकाश जी हैं वह समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी हैं, मतलब उसके प्रमाण हैं। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। रचना परिचय। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इनके क्या है, 13 कहानी संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। तो इनकी कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध हैं, उल्लेखनीय हैं। बीच में विनय ईंधन, ये इनके उपन्यास हैं। अब इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, मतलब इन सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। आगे बता रहे हैं कि जो मध्यम वर्गीय जीवन होता है उसके कुशल चितेरे प्रकाश जी की कहानियों में हमें क्या क्या मिलता है? तो वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने प्रतिकार किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई हैं और रोचक किस्सा गोई शैली में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। इनकी कहानी क्या है? हिंदी की जो वाचिक परंपरा है उसको समृद्ध बनाती हैं, संपन्न करती हैं। अब आते हैं पाठ का संक्षिप्त सार। आखिर इस पाठ में बताया क्या गया है? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। यहाँ पर इनकी दृष्टि में इन्होंने बताया है कि चारों ओर से जो सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग होता है उसको हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। आगे बताया है कि देश कैसे बनता है? तो देश बनता है उसमें रहने वाली जो नागरिक होते हैं, उसमें रहने वाली जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी जब आपस में प्रेम से रहते हैं तभी हमारा देश बनता है। और समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या कहलाता है? देशभक्ति कहलाता है या देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा। कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। जैसा कि हमारी कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा, इसमें कहानी में बताया है कि कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को यहाँ पर
रेखांकित किया गया है, बताया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं और इसमें ये सभी क्या करते हैं, अपने अपना जो सहयोग दे पाते हैं उस सहयोग से ही देश का निर्माण करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है, और कहानी बताती है कि इसमें योगदान करने में बड़े ही सहायक नहीं होते, बच्चे भी सहायक होते हैं। पाठ का सार। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। तो यहाँ पर पाठ के अंतर्गत कौन कौन किरदार हैं और कैसा दृश्य उसको बताते हुए कहते हैं कि हालदार साहब को क्या करना पड़ता था, हर 15 दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था, निकलना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, और जो नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ कार्य करती ही रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये सभी काम वो करवाती रहती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। आप बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने क्या किया, जो मुख्य बाजार का चौराहा होता है उस पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया, क्योंकि अब इनके पास बजट नहीं था ज़्यादा, तो इनने क्या किया, हाई स्कूल के एक शिक्षक थे उनको ये कार्य दे दिया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। मतलब मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी थी, परंतु एक कमी उसमें दिख रही थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हमेशा क्या करते थे, चश्मा लगाते थे, तो उसमें क्या है, चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया, और फिर बाद में क्या किया गया, एक फ्रेम लिया और मूर्ति को पहना दिया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। और हालदार वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि अरे ये मूर्ति तो पत्थर की और इस पर चश्मा तो देखो ओरिजिनल लगा है। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा था, और दूसरी बार जब वहाँ से हालदार जी गुजरे तो उन्होंने देखा मूर्ति पर क्या है, तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर दम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वहाँ पर एक चश्मे वाले की दुकान थी, तो वो हमेशा ऐसा करता रहता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। अब आगे हालदार जी ने जानना चाहा कि ये जो पान पान वाले से कि मतलब ये जो कैप्टन है ये चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाले बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। और पान वाला जैसे कि लोग बाग टिप्पणी करते हुए बोला कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है इसलिए ऐसा कार्य करता रहता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे। आप उसने क्या है, जब पानदान ने ऐसा बोला तो हालदार ने सोचा कि
मैं उसके पास जाता हूँ, बात करता हूँ, तो जाके देखते हैं तो उसके दृश्य को बताया है कि जो चश्मा पहनाने वाला कैप्टन था वो कैसा था। तो मरियल सा था, लंगड़ा था और उसके सिर पर गांधी जी की टोपी रहती थी, चश्मा लगा रहता था और हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे में एक बांस में क्या बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे और उनका नाम ये जानना चाहते हैं हवलदार साहब जी। परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। एक बार देखा कि मतलब मूर्ति पर हमेशा क्या होते थे, नए नए चश्मे लगे रहते थे, पर इस बार क्या है, चश्मा नहीं लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया और जैसे ही पूछा गया तो पूछने में मालूम हुआ कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गईं। अभी तक तो क्या था, कैप्टन चश्मा पहनाया करता था, परंतु अब यहाँ पर देशभक्ति के कारण एक बच्चे ने क्या किया, हाथ से चश्मा बनाया और उस मूर्ति को पहना दिया। तो ये देखकर हवलदार की जो आंखें थी वह कैसी हो गई, नम हो गई कि मतलब आज भी क्या है, देशभक्ति मौजूद है। ये बात से उन्हें आंखों में आंसू आ गए। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, कैप्टन। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब यहाँ पर इससे प्रश्न बनेंगे, उनके उत्तर हमें देना है। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर है कि हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वह अब किसी में वैसी देशभक्ति की भावना नहीं देख पाएंगे, इस कारण से वो मायूस हो गए थे। अब अगला प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हवलदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका उत्तर है, हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा। कौम यहाँ पर जाति से है, देश से है, देश ले सकते हैं हम, जो उन लोगों को की हंसी उड़ाते हैं जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े।
अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। मतलब कोई यदि देशभक्ति करता है तो उसको मूर्ख समझा जाता है, पागल समझा जाता है और उसकी हंसी उड़ाई जाती है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सब यहाँ पर क्या स्वार्थ पूर्ति में लगी हुई, जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उससे बातचीत करते हैं, उससे अपना उल्लू सीधा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। मैंने जो पान वाला था वो कैसा हंसमुख था, मोटा था और काला रंग वाला था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। अगला है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मतलब कैप्टन के लिए ऐसे शब्द पान वाले ने कहे थे कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, पागल है। तो इसके ऊपर हमें अपनी टिप्पणी देनी है। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षय था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। मतलब देशभक्ति के प्रति क्या करता था, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मतलब उसके हृदय में देखा जाए तो देशभक्ति और त्याग की जो भावना थी वह कूट कर भरी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसका प्रश्न बनेगा पहला, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। क्योंकि हम उसकी मूर्ति को जब देखते हैं या उसके चित्र को देखते हैं तो उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं या उनने जो कार्य किए रहते हैं वो कार्य हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए हैं, और ये हमें याद दिलाता रहता है कि उसने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। इसी कारण से हम मूर्ति लगाते हैं। अगला है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां प्राप्त होती जा रही हैं, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। मतलब यहाँ पे बताया है कि हम गांधी जी की मूर्ति इसलिए लगाना चाहेंगे क्योंकि आज देश में हम देखते हैं तो हर जगह हिंसा, झूठ बोलना, स्वार्थ की भावना, द्वेष की भावना, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां क्या है, बढ़ती जा रही हैं। उसमें गांधी जी के आदर्शों की जो प्रासंगिकता है वह इन सबको क्या करेगी, दूर करेगी। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बना रहेगा। अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। यदि हम कोई मूर्ति लगवाते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें कि मतलब वो किस व्यक्ति की मूर्ति है, तो हमें उसके गुणों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम उसके गुणों को देखेंगे तभी हम वैसे आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करेंगे अथवा उसे क्षति पहुंचाएंगे और न ही दूसरों को ऐसा करने
देंगे। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस तल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस तल या मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार छवि अंकित हो रही होगी। उन्हें लगता होगा कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो किसी अप्रिय घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, अपने मोहल्ले में सफाई करना आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो मानक हिंदी को समझ लीजिए पहले। मानक हिंदी क्या कहलाती है, मतलब मानक का यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त हिंदी होती है उसको हम मानक हिंदी कहते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, मानक हिंदी में बदलना है। तो मान लीजिए कि कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। ऐसे में मूर्ति पर लगा फ्रेम उसे दे दिया जाता है और मूर्ति को तब तक दूसरा चश्मा पहना दिया जाता है, कि हो गई मानक हिंदी। अगला है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। हमने देखा हमारी जो हिंदी भाषा है वह क्या है, अन्य भाषाओं को समाहित किए हुए है। इस कारण से जो हिंदी भाषा है वह सभी जगह बोली जाती है, समझी जाती है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, फ्रांसी, स्पेन, ये सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। संस्कृत, हिंदी। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द के इस्तेमाल से भाषा समृद्ध होती, मतलब बढ़ती जाती है, संपन्न होती जाती है। कई बार ऐसा करने से भाषा अधिक मज़ेदार और समकालीन हो जाती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, भाषा में प्रभावमयता आ जाती है। अब है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन से यहाँ पर व्याकरण से है। इसका प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। निपात किसे कहते हैं, पहले निपात समझ लीजिए। जब हमें किसी चीज़ पर ज़्यादा बल देना होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, निपात का प्रयोग करते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो कुछ ना कुछ, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। तो ही यहाँ पर क्या है, निपात है, क्योंकि ही पर यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, बल। किसी स्थानीय कलाकार को ही अक्सर देने का निर्णय किया गया होगा। तो को ही यहाँ पर निपात है। सपना को ही पढ़ना चाहिए। तो को ही पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है, इस कारण से ये निपात है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। निपात है, तो था। तो रास्ते में कोई तो था जो मुझे बुला रहा था। हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए। तो निपात है अभी, अब भी या अभी भी। तुम अब भी बाजार नहीं गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, निपात में। तो इस समय में तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाची में बदलिए। तो यहाँ पर
वाच्य के भेद हैं कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और कर्तृवाच्य। भाववाच्य होता है तो कर्तृवाच्य को ही कर्तावाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य अर्थात जहाँ पर कर्म पर बल दिया जाता है, और भाववाच्य जहाँ पर भाव पर बल दिया जाता है तो होता है भाववाच्य। तो अब हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। वाच्य मतलब यहाँ पर वाक्य ले सकते हैं। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। अगला है पान वाला नया पान खा रहा था। तो पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अब है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो द ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब आते हैं नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, भाव। अभी कर्म पर बल दिया गया था, अब भाव पर दिया जाएगा। अब चलते हैं, तो अब चला जाए। यहाँ पर भाव निकल रहा कि अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, तो माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है, भाव निकलने के कारण भाववाच्य हो गया। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।